नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश ट्रेडर्स हॉटलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप पंड्या। हमारा ये शो उन ट्रेडर्स के लिए है जो अभी तुरंत ट्रेड लेना चाहते हैं और आपकी पोजीशन कैश मार्केट में हो, फ्यूचर्स में हो या ऑप्शंस में हो। आप हमें फोन कीजिए, हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-209-7890 या फिर एक व्हाट्सएप कीजिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। हम देंगे आपके सवालों के जवाब। और इस वक्त करीब 0.25% के नुकसान के साथ सेंसेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेड करते हुए आपको बताते हैं बाजार की कुछ बड़ी बातें। तेजी और मंदी के बीच झूला झूलता हुआ नजर आ रहा है इस वक्त बाजार। निफ्टी अगर आप देखें तो पहले हमने 85 अंकों की एक तेजी देखी निचले स्तरों से। सुबह हमने 8180 के करीब लो बनाया, वहां से हम 8265 तक गए और उसके बाद वहां से 100 पॉइंट नीचे गिरे। तो जिस तरह से दोनों तरफ स्विंग हो रहा है, तेजी और मंदी दोनों करने वाले खिलाड़ी फंसते हुए नजर आए, ऐसा जबरदस्त वॉलेटिलिटी वाला माहौल देखने को मिल रहा है। और गिरावट खासतौर पे बढ़ती हुई तब नजर आई जब यूरोप में हमने तेज बिकवाली देखी। इस वक्त भी अगर आप देखें फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, हर तरफ नुकसान देखा जा रहा है। कच्चे तेल में गिरावट आई है और उसका असर पड़ता हुआ। अमेरिका में भी आज शाम कमजोरी से शुरुआत के संकेत हैं। अगर आप डाउ फ्यूचर्स देखें जो यूरोप में ट्रेड हो रहे हैं, खासतौर पे भारतीय बाजारों में सरकारी बैंकों में काफी तगड़ी बिकवाली देखने को मिली है। इसके अलावा ऑटो और एफएमसीजी, ये दो और सेक्टर हैं जो भारी मंदी की चपेट में है। टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स डीवीआर सबसे आगे, सबसे ज्यादा नुकसान इनको हुआ है। 8300 और 8200 के कॉल पर राइटिंग हो रही है इस गिरावट के दौर में। तो मंदी के खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आया है आज के दिन। तो इस पूरे उतार चढ़ाव के बाद हमारा फियर एंड ग्रीड मीटर क्या संकेत दे रहा है, ये एक बार उस पर नजर डालते हैं। मार्केट ब्रेथ अब भी 50-50 की दिखाई दे रही है और हम देख रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से कि जब मार्केट ब्रेथ और इंडेक्स कमजोर होते हैं हमारा मीटर कमजोरी नहीं दिखाता, तो आज भी नहीं दिखा रहा है। दरअसल इस मीटर में आपको गिरावट तब दिखाई देगी जब आप मिड कैप, स्मॉल कैप में भारी वॉल्यूम के साथ बिकवाली देखेंगे। वो अभी तक नहीं हो रहा है। ये जो उतार चढ़ाव है, उठापटक है, इसमें बड़े वॉल्यूम अभी भी सेलिंग साइड में नहीं आए हैं। दरअसल लिक्विडेशन नहीं हुआ है। ये संकेत फिलहाल हमारा मीटर आपको देता हुआ, और शायद यही वजह है कि आप देखिए बाजार फिर से थम रहा है, फिर से अटक रहा है इन लेवल्स पर और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो पैनिक जो बुल्स में देखा जाता है वैसा कुछ नहीं है इस रोलर कोस्टर राइड के बावजूद। और हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं टेक्निकल सौदों पर सलाह देने के लिए एंजल ब्रोकिंग के समित चौहान, और डेरिवेटिव सौदों पर राय लेंगे हम मोतीलाल ओसवाल के राहुल शाह से। स्वागत है आप दोनों का ही। आगे बढ़े इसके पहले राहुल ये बताइए, जिस तरह से हमने 8200 और 8300 पे काफ़ी कॉल राइटिंग होते हुए देखी है, क्या ये संकेत है कि ये लेवल जो हमने इस हफ्ते पार करने की कोशिश की, कहीं ना कहीं बुल्स नाकाम हो गए? प्रदीप, आप देखें तो निफ्टी 8300 के ऊपर मुश्किल ही लग रहा था और क्रॉस नहीं कर पा रहा था। और आप हमने वो भी देखा है कि एक बाजार में थोड़ी बहुत ओवरबोट सिचुएशन भी देखने को मिली थी निफ्टी ओर से। उसका ही संकेत है 2 दिन मार्केट वहीं पे साइडवेज रहा और आज थोड़ा बिकवाली का जोरों से जोर अपने को मिला यूरोपियन मार्केट के पीछे। तो मेरा मानना है कि अभी एक बार 8150 वहाँ पे एक बार सपोर्ट ले सकता है, और अगर वो टूटता है तो वापस एक बार 8100 के आसपास आके रुक सकता है बाजार। बट अपसाइड डेफिनेटली कैप है 8300 के उधर, जहां अपने को हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है निफ्टी के कॉल ऑप्शन की। तो मुझे लग रहा है बाजार जो नीचे की साइड में 81 में भी अच्छी खासी पुट की ओपन इंटरेस्ट है। तो मेरा मानना है कि 81 और 83 के बीच में ही निफ्टी रहेगा। 81 और 83 इस दायरे में निफ्टी घूमेगा, ऐसे संकेत। हालांकि इस पूरे हफ्ते का अगर आप मूवमेंट देखें तो ऐसा लगा कि बुल्स ने कोशिश की, एक बार लग रहा था पॉलिसी के बाद 8300 के ऊपर निकल जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। फिर से हम नीचे आ चुके हैं। सचिन गोयल हमारे साथ हैं छिंदवाड़ा से, पहला सवाल पूछने के लिए। सचिन बताइए, क्या है आपका सवाल? हेलो सर, मेरे पास 236 शेयर हैं SBI, 200 के भाव से 800 शेयर है SBI के। मैं 3 से 6 महीने तक रुक भी सकता हूँ। अरे आपने तो बड़ा भारी नुकसान देखा होगा। अपने लेवल से आपको 150 तक दिखाई दिया और अब चलिए आपके नुकसान की काफी भरपाई तो हो चुकी है। समित क्या कहेंगे?
देखिए, इन्होंने ऑलरेडी इतना पेन देखा है, 150 160 के लेवल्स देखे, और वहाँ से हमने लास्ट 2-3 महीने में अच्छी खासी रिकवरी देखी है एसबीआई में। सो मेरे ख्याल से ऑलरेडी इन्होंने जो एक प्राइस वाइज करेक्शन था वो ऑलरेडी फेज इन्होंने देख चुके हैं। और अभी जब ये स्टॉक ने 195-200 के स्तर जो कन्विंसिंगली ब्रेक किए, वो एक इंडिकेशन है पॉजिटिविटी का। तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली इसमें बने रहना चाहिए, और इस बार मेरे ख्याल से उनको एक स्टॉप लॉस मेंटेन रखना चाहिए। 190 के नीचे एक स्टॉप लॉस इनको मेंटेन रख के ये पोजीशन होल्ड करनी चाहिए, और ऊपर अगर यहाँ से 220-225 के लेवल्स मिलते हैं तो वहाँ पे एक उनको एक अच्छा खासा लेवल्स होगा, वहाँ पे उनको एक बार ये पोजीशन रीअसेस करनी पड़ेगी। ओके, 190 का स्टॉप लॉस आप लगाइए और अपनी पोजीशन बरकरार रखिए। अगर इसके नीचे जाता है तो निकलिए, शायद आपको फिर से नीचे अच्छे लेवल पर एंट्री मिलेगी तो दोबारा आप ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेडिंग की पोजीशन पे इतना लंबा आपने 35-40% के करीब जो लॉस देखा, वैसा लॉस देखने के लिए उसका इंतजार नहीं करना चाहिए। निकल जाते तो आपको 150 पे फिर एंट्री मिलती। अगला सवाल हमारे साथ किशन गुप्ता पूछ रहे हैं बिलासपुर से। बताइए किशन जी। हेलो। हाँ जी बताइए। सर मेरे पास टीटागढ़ वैगन के शेयर हैं 260 शेयर्स टीटागढ़ वैगन के 160 रुपए प्राइस के। ओहो, कब लिए आपने? दिसंबर में लिया था मैं। ओके, तो आपको तो भारी नुकसान हो रहा है। आज देखिए अच्छा उछाल आया है यहाँ पर फिर से टीटागढ़ वैगन पे समेत, क्या कहेंगे इन्हें? देखिए, ये स्टॉक जनरली सीजनल स्टॉक्स माने जाते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब रेल बजट होता है उसके पहले इनमें थोड़ा बहुत मूवमेंट देखा जाता है। बट अभी अगर देखें तो टीटागढ़ वैगन में ना वॉल्यूम एक्टिविटी हो रही है लास्ट 3-4 महीने से, ना प्राइस एक्टिविटी हो रही है। तो मैं इसमें ज़्यादा होल्ड करने की इनको सलाह नहीं दूंगा। फिलहाल तो एक 93-94 का एक हर्डल है, उनको ट्रैक करना पड़ेगा। ये लेवल ये क्रॉस कर पाता नहीं, अगर क्रॉस कर पाता है तो एक 105-110 तक एक मूवमेंट मिल सकती है, वहां पे इनको एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी शायद से मिल सकती है। ओके, तो ये आपको बेस्ट पॉसिबल एग्जिट फिलहाल यही दिख रही है। यहाँ पे आप एक बार निकलिए गुप्ता साहब, और फिर एक नई तेजी बनने का इंतजार कीजिए। फिलहाल कहीं और आपको बेहतर मौका मिलेगा पैसा बनाने का, तो 105-110 के आसपास मौका मिलने पे निकल जाइए। आशीष भट्ट हमारे साथ जुड़ते हुए वापी से। आशीष बताइए। जी, मेरे पास ओएनजीसी का एक लॉट है 220 का कॉल ऑप्शन ₹6.10 में लिया है, तो अब क्या करूँ, उसे एग्जिट कर लूँ या होल्ड करना चाहिए? ओएनजीसी 220 की कॉल इस वक्त चल रही है ₹4.80। आपने लिया है ₹6.10 में, तो आपको हो रहा है नुकसान। ओएनजीसी का भाव भी एक बार हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त कैश मार्केट में क्या चल रहा है। आपने 220 के लेवल की चूंकि कॉल ली है, तो ये देखना ज़रूरी कि आप कितने दूर हैं। बहुत दूर दरअसल नहीं है, तो नज़दीक की ही कॉल यहाँ पर कही जाएगी। राहुल, क्या सलाह है, बने रहें? मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए। ओवरऑल आप देखेंगे तो ऑयल एंड गैस में काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम बिल्टअप होने देखने को मिला है, और ओएनजीसी में भी स्टॉक काफ़ी अच्छे तक से मेरे ख्याल से लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिली है। तो स्टॉक नियर टर्म मेरे ख्याल से प्रेशर में जरूर रह सकता है, बट आई थिंक स्टॉक 225 एक बार जरूर टेक्निकली मार सकता है। वो लेवल पे एक बार एग्जिट करने की मैं सलाह दूंगा, और नीचे में 212 का स्टॉप लॉस रखिए, और जो टूटता है तो एग्जिट कर दीजिए आपका 220 के कॉल। ओके, देखिए आज आपको ये ओएनजीसी नीचे आता हुआ ज़रूर नज़र आ रहा है, और उसके पीछे वजह यह है कि ग्लोबल मार्केट में दरअसल क्रूड थोड़ा कमज़ोर हुआ है। $1.25 के आसपास हमने गिरावट आते हुए देखी है यूरोप के बाज़ारों में क्रूड में, और उसके चलते आप ये फ़िलहाल गिरावट देख रहे हैं ओएनजीसी में भी, या किसी भी स्टॉक में जो क्रूड के साथ चलता हो। लेकिन राहुल की राय फ़िलहाल आपके लिए। अगले दर्शक हमारे साथ हैं सोमेंदर, नई दिल्ली से। सोमेंदर बताइए। नमस्कार सर, मेरे पास HUL का 2 लॉट है, 875 में मैंने शॉर्ट कर सकता है। ओके, सो क्या करूँ? HUL आपने 2 शॉर्ट्स किए हैं, 875 की आपकी कॉस्ट है। HUL का फ्यूचर इस वक्त चल रहा है 872 पे, तो आप मुनाफे में है। राहुल, क्या करना चाहिए? शॉर्ट बना के रखें? मेरे ख्याल से बना के रखिए। HUL में शॉर्ट जिस तरह से मूवमेंट है और जिस तरह से स्टॉक मेरे ख्याल से अभी 895 क्रॉस नहीं कर पाया और नीचे आया है वापस, तो नियर टर्म में शॉर्ट्स जुड़ते भी दिख रहे हैं स्टॉक के अंदर, और वीकनेस दिख रही है काउंटर के अंदर। तो नियर टर्म मुझे लग रहा है एक बार 860 स्पॉट लेवल में दिखा सकता है लीवर, वहाँ पर एक बार मैं शॉर्ट कवर करने की राय दूंगा। ओके, तो ये राय फिलहाल आपके लिए। गिरावट और बढ़ सकती है। दीपक है हमारे साथ दिल्ली से। दीपक बताइए।
प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार दीपक जी, बताइए क्या है आपका सवाल। सर रिलायंस इंडस्ट्रीज का मैंने 1000 का कॉल शॉर्ट कर रखा है, एक लॉट 10.5 रुपए का। कॉल आपने राइट किए हैं, यानी आपने मंदी की है यहाँ पे, ठीक है जी। 1000 के लेवल पर आप मंदी करके यहाँ पर खड़े हैं, 10 रुपए 50 पैसे आपको मिले उसमें, और अब ये हो चुका है 9 रुपए 65 पैसे का, तो आपको करीब 1 रुपए का मुनाफा मिल रहा है। राहुल, मेरे हिसाब से रिलायंस काफ़ी रेंज बाउंड रहा है। लास्ट 2 दिनों में हमने उसमें जरूर थोड़ा मोमेंटम बिल्टअप देखने को मिला है, बट स्टॉक अनलाइकली 995 क्रॉस नहीं कर पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। अगर वो क्रॉस करता है तो वहाँ पे एक बार 1000 के कॉल स्टॉप लॉस हिट करने की मेरी सलाह रहेगी। ओके, तो ये कॉल आपके लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज पे आती हुई है, और हम आपको बता दें कि जब हम ये कॉल दे रहे हैं, आप जिस चैनल पे हमारी ये चर्चा सुन रहे हैं, CNBC आवाज़, वो नेटवर्क 18 ग्रुप का TB 18 का चैनल है, और इन दोनों कंपनियों की मैनेजमेंट और ओनरशिप रिलायंस ग्रुप के हाथ में है। लेंगे एक ब्रेक के बाद कुछ और दर्शकों के सवालों के जवाब। सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नीरज कुमार जयपुर से हमारे साथ हैं फोन लाइन पे। नीरज, बताइए क्या है आपका सवाल। सर मेरे पास एक्सिस बैंक के 200 शेयर हैं, 598 में खरीदे हुए हैं, करीबन 8-9 महीने हो गए। क्या अभी सेल करने में फायदा है या होल्ड करें, ये बताइए। ओके, एक्सिस बैंक पे आपको भी लॉस हो रहा है, हालांकि आपके नुकसान की काफ़ी भरपाई तो हुई है, लेकिन अब भी नुकसान में है। समित, क्या कहेंगे इन्हें। देखिए, रिसेंटली प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में क्लियरली एक्सिस बैंक ने आउट परफॉर्म किया है। जो हमने रिकवरी देखी है फ्रॉम द लो लेवल्स ऑफ 380-400, स्टॉक 540 के आसपास चल रहा है। मेरे ख्याल से इनको बने रहना चाहिए। ये स्टॉक उसका जो आउट परफॉर्मेंस है वो कंटिन्यू कर सकता है ऊपर की तरफ। 585-600 के लेवल्स आने वाले प्रॉब्ली 2 या 3 महीने में इसमें देख सकते हैं, तो मेरे ख्याल से इनको बने रहना चाहिए। इसमें बने रहने की सलाह है फिलहाल आपके लिए एक्सिस बैंक पे। अगला सवाल पूछने के लिए हमारे साथ हमारे दर्शक जुड़े हैं बाला साहब पुणे से। बाला साहब, बताइए। यस सर, गुड आफ्टरनून। मेरे पास ऑप्टो सर्किट के 1000 शेयर है, करीबन 7 मंथ से लिया हुआ मैंने। ऐसा शेयर आपने क्यों लिया जो 250 वाला शेयर था, जब वो गिर गिर के 20 रुपए हो गया? एक्चुअली मुझे लगा अच्छे प्राइस पे मिल रहा है इसलिए लिया था मैंने। नहीं, ऐसा आपको हरगिज नहीं करना चाहिए। ये जो हम कहते हैं पेनी स्टॉक जब हो गया हो, और उस समय भी हम लगातार ये जानकारी अपने चैनल पे दे रहे थे और हर बार देते हैं कि इस कंपनी पे जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने भी ये कह दिया कि हम इसकी रेटिंग नहीं करेंगे, इतने प्रॉब्लम्स हैं। मेरी तो राय यही होगी कि आप अभी भी निकल जाएं, कोई बुरी बात नहीं है। समित, क्या कहेंगे? जी हाँ प्रदीप, देखो इसमें कोई प्राइस एक्शन नहीं है, ना वॉल्यूम एक्टिविटी दिख रहा है, तो क्लियरली इसमें पार्टिसिपेशन तो है नहीं, और मुझे नहीं लगता इसमें बाउंस आएगा नहीं आएगा। तो मेरे ख्याल से जो कुछ अभी प्राइस मिल रहा है उसमें उनको निकल जाना चाहिए। एटलीस्ट उनका जो कैपिटल है वो एटलीस्ट अभी जो इरोडेड कैपिटल वो तो एटलीस्ट सेफ हो सकता है। बिल्कुल, तो आपके लिए यही सलाह है कि आप निकलिए, जितने पैसे मिल रहे हैं कहीं और किसी अच्छे स्टॉक में लगाइए। भले आपके हाथ में 2-4 शेयर ही आए, 10 शेयर आए, लेकिन वहाँ आपकी पैसे की रिकवरी शायद लंबी अवधि में हो जाए। यहाँ तो जो बचा है वो भी एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। राजेंद्र भाटिया हमारे साथ हैं दिल्ली से। मिस्टर भाटिया, बताइए। हाँ जी सर, मेरे पास 300 शेयर हैं जेएम फाइनेंशियल के 41 रुपए 30 पैसे पे, और 100 शेयर हैं गति के 102 रुपए पे। इसको क्या करूँ मैं? आपकी पोजीशन जेएम फाइनेंशियल्स पे आपको हो रहा है 13 रुपए का मुनाफा, बहुत अच्छी बात है। गति दूसरा स्टॉक है 102 रुपए पे है 100 शेयर। 102 पे आपने लिए हैं, तो यहाँ भी आपको अच्छा मुनाफा हो रहा है। आपने तो दोनों ही स्टॉक में बड़े अच्छे लेवल पर पोजीशन ली हुई है। समित, ये बताइए, बाजार का मूड थोड़ा बिगड़ रहा है, क्या इन दोनों शेयरों से एक बार की मुनाफा वसूली करनी चाहिए या बने रहे, कोई चिंता की बात नहीं? प्रदीप, देखिए निफ्टी में एक 100 पॉइंट्स का ऊपर की तरफ से करेक्शन आया है, बट मुझे नहीं लगता उसकी वजह से ये स्टॉक्स में इनको एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि इनकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी नीचे के लेवल के है। अगर जेएम फाइनेंशियल की बात करें तो लास्ट 3 दिनों में क्लियरली इसने आउट परफॉर्म किया है। ये स्टॉक ने 46-45 के लेवल से एक सर्ज देखी है लास्ट 3 दिनों में, विद सब्सटेंशियल राइज इन वॉल्यूम।
सो मेरे ख्याल से इसमें बने रहना चाहिए अगर इनको अभी फिलहाल कोई भी पैसे की जरूरत नहीं है। तो ये स्टॉक 55-56 के हर्डल के आसपास ट्रेड हो रहा है, बट जैसे इसमें वॉल्यूम एक्टिविटी लास्ट 3 दिनों से दिख रही है, मेरे ख्याल से इसमें बने रहना चाहिए। ये स्टॉक में एक ब्रेकआउट आने की चांसेस काफी ज्यादा है। सो एटलीस्ट नेक्स्ट लेवल टुवर्ड 60 to 65 इसमें देखे जा सकते हैं। और दूसरा स्टॉक जो आपने गति बोला, रिसेंटली हमने पूरे लॉजिस्टिक्स स्पेस में एक अच्छा खासा ट्रैक्शन देखा था। क्लियरली गति ने उसमें आउट परफॉर्म किया है और इन्होंने 102 के लेवल से अगर बाय किया तो मेरे ख्याल से बने रहिए। ये स्टॉक में ये करंट लेवल से भी 170-172 के लेवल देखे जा सकते हैं, तो ये रैली में ये प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और यहाँ पे अभी एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इनको 135 के आसपास मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, 135 पे स्टॉप लॉस लगाकर बने रहिए। आपको दोनों शेयरों में बने रहने की सलाह फिलहाल दी जा रही है। अच्छे स्टॉक्स आपने चुने हैं। अगर आप ट्रेडर हैं तो इस पर एक दूसरा व्यू अपने एक्सपर्ट की सलाह से ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल किसी निवेशक के लिए चिंता की बात नहीं है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और दर्शकों के सवालों के जवाब देंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर। सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ अगले दर्शक हैं भारत भट्ट इंदौर से। मिस्टर भट्ट बताइए। सर गुड इवनिंग। मैंने मॉइल लिमिटेड के 100 शेयर लिए हुए हैं 254.52 पैसे में। 254 की आपकी कॉस्ट है मॉइल में। ओके, आपको नुकसान हो रहा है 17-18 रुपए के आसपास। समित क्या कहेंगे? देखिए रिसेंटली थोड़ी इसमें अच्छी खासी हमने रिकवरी देखी है। हालांकि लास्ट 5-6 वीक से ये स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है। 250-255 का उसका एक मेजर रेजिस्टेंस होगा। जब तक ये लेवल्स ब्रेक नहीं होते हैं उसमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं दिखेगा। तो मेरे ख्याल से ये बने रह सकते हैं। 220 के नीचे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और जैसे ये स्टॉक 250-255 के लेवल क्रॉस करता है विथ वॉल्यूम्स तो इसमें अच्छा खासा मोमेंटम दिखाई दे सकता है। ओके, और नितिन विचारे हमारे अगले दर्शक हैं जो एरोली से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। नितिन बताइए। सर मैंने DHFL का 220 का कॉल लिया हुआ है 2 लॉट 4.90 में। और JSW एनर्जी के 85 का कॉल लिया हुआ है 3.05 में 1 लॉट। ओके, DHFL का आपके पास कॉल है 220 के लेवल वाला। इस समय ये चल रहा है 4 रुपए पे और आप 4.05 रुपए पे। आपकी 4.90 की कॉस्ट है तो ये आपके भाव से नीचे आ गया। JSW एनर्जी आपने यहाँ पर भी कॉल लिया हुआ है 85 के लेवल वाला। 3.05 रुपए की आपकी कॉस्ट है इस वक्त। JSW एनर्जी 85 रुपए वाला कॉल हम नहीं देख पा रहे हैं। JSW एनर्जी का भाव दिखाइए आप। JSW एनर्जी आपके लेवल से कितना आगे है ये देखना चाहिए आपको। दरअसल 88 का लेवल चाहिए मुनाफा कमाने के लिए, चूंकि 3 रुपए की आपकी कॉस्ट है और अब यह है 81 पे। तो यहाँ तो आप नुकसान में चल रहे हैं फिलहाल। JSW एनर्जी में भी राहुल क्या कहेंगे? JSW एनर्जी में इनको नुकसान होता हुआ दिख रहा है और DHFL में भी थोड़ा नुकसान ही। प्रदीप, दीवान हाउसिंग का बात करेंगे तो ओवरऑल NBFC स्पेस में हमने अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी है लास्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशंस के अंदर और अभी भी वो उसमें अच्छे खासे मोमेंटम बना रहेगा ऐसा मेरा मानना है। तो DHFL में भी देखें तो हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में भी हमने कैश में जो भी स्टॉक्स है उसमें अच्छी खासी मोमेंटम मिला है और दीवान में भी मेरे ख्याल से अच्छी खासी लॉन्ग बिल्टअप अभी भी बना है इस सिस्टम के अंदर। तो मेरा मानना है कि नियर टर्म आउटलुक दीवान हाउसिंग में पॉजिटिव है। तो उनकी जो कॉल है उन्होंने बनाए रखने की मैं सलाह दूंगा। मेरा मानना है ये 224 से 225 तक दीवान हाउसिंग कैश के अंदर जा सकता है। JSW एनर्जी की बात करें तो आज ही थोड़े स्टॉक्स में मोमेंटम बिल्टअप देखने को मिला है और स्टॉक काफ़ी हद तक मेरे ख्याल से 75 ब्रेक नहीं किया है कई टाइम से। तो मेरा मानना है ये एक बार वापस 83-84 के रेंज में आ सकता है। तो वहाँ पर एक बार ये कॉल उनकी प्रॉफिट बुक करने की मेरी सलाह रहेगी। ओके, तो ये सलाह फिलहाल आपके लिए निकल कर आती हुई इन दोनों स्टॉक्स पे राहुल हमारे साथ बने रहेंगे, लेकिन समित आपसे इजाजत लेंगे। कोई डिस्क्लोजर्स? देखिए प्रदीप, जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए मेरा कोई भी निजी निवेश इसमें नहीं है, बट यही एडवाइस हमने हमारे क्लाइंट को दे सकते हैं। शुक्रिया आपका समित। वक्त है हमारे लिए एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आखिरी सौदा।